guys, in this video we are going to discuss the features of democracy. So in this particular video we are going to discuss the first feature of democracy, that is major decision by elected leaders. So before that, let us go to the paragraph which is given in this book. We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. This raises many questions. तो हमने ये पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था कि डेमोक्रेसी क्या होता है. डेमोक्रेसी होता है, ये एक फॉर्म होता है गवर्नमेंट. इट्स अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर लोग किन को इलेक्ट करते हैं, रूलर्स को इलेक्ट करते हैं. जहाँ पर हम लोग एक रूलर को इलेक्ट करते हैं या फिर रूलर्स को इलेक्ट करते हैं बड़े लेवल पे देखा जाए तो जब हमने ये डेफिनेशन दिया ना, तो शायद ये हमारी गलती थी क्योंकि इस डेफिनेशन की वजह से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ा. तो वो क्वेश्चंस क्या थे, तो वो यहाँ पे ये है. 4 क्वेश्चंस थे, बेसिक से क्वेश्चंस थे, क्योंकि हमने जब डेफिनेशन दिया तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो रेज होंगे ही. सो हु आर दी रूलर्स इन दिस डेफिनेशन. सो इस डेफिनेशन में कौन है वो रूलर्स. Which official must be elected for any government to be called a democracy? Which decision may be taken by non-elected officials in democracy? तो एक ही पैराग्राफ में 3 क्वेश्चंस है कि जो नॉन इलेक्टेड रूलर्स हैं, मतलब एक तो वो है जिनको हमने इलेक्ट कर दिया, बचे कौन जो कि नॉन इलेक्टेड है, तो उनको हम नॉन इलेक्टेड बोल सकते हैं, और डेलीगेट्स या फिर ऑफिशियल्स कह सकते हैं. तो जिनको हमने इलेक्ट नहीं किया वो इस डेमोक्रेटिक कंट्री में कौन सा डिसीजन ले सकते हैं, ये पहला सवाल था. तो इतने सारे क्वेश्चंस आए, जब हमने एक वर्ड रूलर ही डाल दिया तो इतने सारे क्वेश्चंस आए. तो चलो हमने यहाँ पर इलेक्टेड मतलब समथिंग रिलेटेड टू इलेक्शंस डाल दिया. तो अब होता है क्या, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, कैसे इलेक्शंस होते हैं, राइट. दूसरा बार आता है व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक. क्या कंडीशंस अप्लाइड होनी चाहिए, क्या रूल्स रेगुलेशंस होनी चाहिए. तो इस इलेक्शन की वजह से, इस वर्ड की वजह से इतने सारे क्वेश्चंस हैं. जब हमने बोला द पीपल, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो. हु आर दी पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स. जब हमने बोला द पीपल उस पैराग्राफ में, उस डेफिनेशन में, तो ये कौन है ये लोग. हम इंडिया वाले लोग या फिर बाहर वाले लोग, क्या वो भी इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं. और कौन है वो लोग जिनको हम रूलर्स कह रहे हैं, ये भी क्योंकि वो लोग भी पीपल ही तो है. नाउ शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन इक्वल बेसिस. क्या हम इस इलेक्शन के प्रोसेस में हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, क्या हम कोई बायस नहीं कर सकते, ये एक कंडीशन हो सकता है. कैन डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दिस राइट. क्या डेमोक्रेसी डिनाई कर सकता है कि इस कैटेगरी के लोग या उस कैटेगरी के लोग वोट नहीं कर सकते. एंड करेक्ट रीज़न भी होना चाहिए. लास्ट फाइनल रीज़न उन्होंने दिया, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैसा टाइप है ना. डेमोक्रेसी कौन से टाइप का गवर्नमेंट है ये. सो कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वट एवर दे वॉन्ट इन ए डेमोक्रेसी. तो जिनको हमने इलेक्ट किया था, क्या वो कुछ भी काम कर सकते हैं डेमोक्रेसी में, क्या उन पर कोई बाउंडेशंस नहीं है. और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स. सो या फिर उन पर कुछ लिमिट्स है, उन पर उनके ऊपर कोई है या उनके ऊपर कोई है या उनके नीचे कोई है जिन पर प्रेशर डालेगा, उनको बोलेगा नहीं तुम पर ये लिमिट्स है, तुम ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते. इज़ इट नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ सिटीजन. क्या जो डेमोक्रेटिक है, मतलब जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुआ, क्या उनको सिटीजन्स के राइट्स को रेस्पेक्ट देना चाहिए, इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि नहीं. बहुत सारे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं. सो नाउ लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स. तो इसी के वजह से हम पढ़ रहे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पर फर्स्ट फीचर ये है दैट मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स. मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स. तो इसमें हमको एक एग्जाम्पल दे रखा है पाकिस्तान का. सो लेट्स गो इन पाकिस्तान की बात है एंड इट्स अ लॉन्ग बैक स्टोरी है ना. सो इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ, डिफ़िकल्ट नेम है, 4 बार बोलो 5 बार बोलो अपने आप से आएगा. जनरल परवेज़ मुशर्रफ राइट. इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999. अब कूप का मतलब होता है एक चेंज, कुछ वेरिएशंस लाना. तो यहाँ पे टी लेटर मिसिंग है, वैसे शायद एनसीईआरटी में भी है, राइट. सो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कोप, एक कुछ चेंज लाया अक्टूबर 1999 में. ठीक है, वैसे तो पूरी स्टोरी ये होती है
कि 1999 अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक मिलिट्री चेंज लाए, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, ही overthrew a democratically elected government and declared himself as chief executive of the country। चीफ एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है CEO, मतलब जो भी एक टॉप पोजीशन पे। फिर सबसे पहले उसने क्या किया, एक मिलिट्री कोप लाया, मतलब एक मिलिट्री में कुछ चेंजेस लाए अक्टूबर 1999 में। उसके बाद उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, मतलब उनके हाथों में थोड़ा बहुत पावर आ चुका है। अब थोड़ा बहुत पावर आने के बाद उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने अपना डेजिग्नेशन, मतलब उन्होंने अपना पोजीशन जो है, क्वालिफिकेशन जो भी था उनका, चीफ एग्जीक्यूटिव से उन्होंने अपना जो पोजीशन है उसको किस में चेंज कर दिया, प्रेसिडेंट में, मतलब और हायर पोजीशन। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव यहाँ है तो प्रेसिडेंट यहाँ पे होगा। ऑब्वियसली इंडिया में प्रेसिडेंट का पोजीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर उन्होंने अपना पोजीशन डेजिग्नेशन चेंज कर दिया इनटू प्रेसिडेंट। कब किया वो हमें पता नहीं है, बट इन 2002 ही हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन। रेफरेंडम का मतलब है एक मीटिंग जहाँ पर हम लोगों से उनका ओपिनियन पूछेंगे, येस और नो, राइट, ये होता है रेफरेंडम। तो 2002 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ठीक है, उन्होंने एक रेफरेंडम हेल्ड किया और उन्होंने जहाँ जहाँ पर लोगों ने उनको वोट किया, उनको वोट दिया येस या नो, एस उस टाइम में होता था, है ना। और मेजॉरिटी के हिसाब से येस, है ना, मेजॉरिटी के हिसाब से येस था वहाँ पर, एज पर द रिजल्ट्स वहाँ पे येस था जवाब। बट हुआ क्या, ये कुछ और है, राइट। तो ये सब तो आ गया समझ में। उसके बाद हमको लग रहा है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ठीक इलेक्ट हो चुका, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम ये पैराग्राफ पढ़, क्योंकि इस पैराग्राफ में एक ट्विस्ट है। इसमें ये हुआ कि बाद में इलेक्शंस हो गए, उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई, पोजीशन मिल गया, डेजिग्नेशन मिल गया प्रेसिडेंट का। उसके बाद ये हुआ कि बहुत साल बाद पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, सोशल मीडिया, मतलब ये सब वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस है। जैसे इंडिया में कुछ टेलीविज़न के शोज़ आते हैं, कुछ चैनल्स आते हैं, तो ये सारे भी वहीं के पाकिस्तान के हैं। और कुछ डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट होते हैं, मतलब जो एक्टिविटी एंथुजियास्ट, राइट, वैसे लोग होते हैं। तो उन्होंने बाद में बहुत सारे प्रूफ्स, ये सब आने के बाद उनको पता चला कि जो रेफरेंडम हुआ था 2002 में, किसने हेल्प किया था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। इट वॉज बेस्ड ऑन व्हाट, इट वॉज बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड का मतलब ये है कि चीटिंग पर, मतलब कुछ गैर कानूनी काम किया गया था। ऑब्वियसली जब कभी भी इलेक्शंस होते हैं तो ये सिंपल सी बात होती है कि वहाँ पर मैल प्रैक्टिसेस यूज़ किए जाते हैं, मतलब हम वोट्स को शफल कर देते हैं, चेंज कर सकते हैं, एक ही इंसान दो बार वोट दे सकता था, मतलब पहले जब सिक्योरिटी नहीं थी, राइट। देन तो ये पता चल गया था। तो इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। तो पहली बात ये कि अब लोगों को पता चल गया ना, अब लोग कर भी क्या सकते हैं, पता चल गया, हो गया, एक टाइम पीरियड आने के बाद वो क्या कर, उसको चेंज कर सकते हैं, है ना, उसको उस पोजीशन से हटा सकते हैं। पर यहाँ पे कुछ और है, इंडिया में ऐसा कर सकते हैं अपन, पर पाकिस्तान में हम शायद ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हुआ ये था कि इन अगस्त 2002 ही यूज्ड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, है ना, जैसे कि बिल है या कुछ भी लॉ, राइट, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट अमेंडेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के हिसाब से क्या होता है, इसकी वजह से, मतलब इसके थ्रू अगर ये किसी कंट्री में हुआ तो क्या हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट है वहाँ का, मतलब जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में वही था, तो प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ को डिसमिस कर सकता था, मतलब कुछ डिग्निटीज़ को, ऑफिशियल्स को, नेशनल, प्रोविंशियल मतलब पुराना, राइट, तो उनको उनकी पोजीशन से हटा सकता है, मतलब एट द एंड वो अपनी मनमानी चला सकता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात ही क्यों हुई, क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट इसलिए क्योंकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ खुद ही प्रेसिडेंट था, तो वो चाहता था कि सारा पावर उसके हाथ में हो, इसलिए प्रेसिडेंट बोला यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये हुआ, द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल व्हिच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। सो जो वर्क है सिविलियन कैबिनेट्स का, मतलब सिविलियन कैबिनेट्स का मतलब वहाँ के एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो थे ना, तो उन सबको एक सुपरवाइज़ करा था। सुपरवाइज का मतलब उनको चेक करा था, देख रेख में उनको काम करना पड़ता था। किन के देख रेख में, दैट इज़ हाईलाइटेड ओवर हियर, दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब
मिलिट्री ऑफिसर्स, क्योंकि जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ था वो एक मिलिटेंट था, मतलब एक मिलिट्री ऑफिसर था। तो जो भी सिविलियन कैंडिडेट्स होते हैं उनको सुपरवाइज़ किया जाएगा, उनको देखा, मतलब वो हमेशा 24/7 उनको सुपरवाइज़ किया जाएगा। किन से? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये कौन है? मिलिटेंट्स हैं, आर्मी के लोग हैं, उनको हमेशा चेक करते रहेंगे। नाउ आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड स्टेट असेंबली। तो 2002 में इस लॉ को हमने पास कर दिया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को हमने पास कर दिया और इलेक्शंस वापस हुए। तो शायद कुछ चेंज हो सकता था ना, पर हुआ नहीं वहाँ पे। क्यों नहीं हुआ, ये क्वेश्चन है बड़ा। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर। जो रिप्रेजेंटेटिव, जो रूलर्स जिनको हम इलेक्ट करते हैं, उनके पास थोड़ा बहुत तो पावर होता ही होगा, राइट। बट द फाइनल पावर रेस्ट विद द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। इंडिया में ऐसा होता है कि जो इंसान को इलेक्ट किया जाता है, जिस इंसान को हम लोग इलेक्ट करते हैं, उसके पास पावर होता है, अल्टीमेट पावर उसी के पास होता है। बट पाकिस्तान में जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुआ ना, उसके पास तो है थोड़े पावर्स, उसके पावर्स उसको दे गए, लेकिन जो लास्ट फाइनल पावर जो है वो किसके पास है? मिलिटेंट्स के पास है और जनरल परवेज़ मुशर्रफ, इन दोनों के पास ही फाइनल पावर है। कोई भी डिसीजन बनेगा, फाइनल पावर अगर मिलिटेंट ऑफिसर्स और परवेज़ मुशर्रफ हाँ कहेगा, हाँ कहेंगे तो ही डिसीजन होगा, लॉ पास होगा, अमेंडमेंट होगा, वरना नहीं होगा, इग्नोर। तो ये होता ना वहाँ पे, मतलब इलेक्शंस हो भी रहा है और शायद नहीं भी हो रहा है, राइट। Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Pervez Musharraf should not be called a democracy. तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस इसमें हैं जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है ही नहीं। पर कुछ और रीजंस भी है, अगर हम फोकस करें और देखें तो कुछ और ऐसे रीजंस भी हैं जिसके थ्रू मैं ये कह सकती हूँ हाँ डेमोक्रेटिक तो है, क्योंकि इलेक्शंस हो रहे हैं ना। पर अगर येस और नो में अगर दिया जाए ना, तो आई वुड से नॉट क्वाइट। हम लोग 100% आंसर नहीं दे सकते इसको। क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज यहाँ पे ये होता है कि पीपल मे हैव इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव, लोगों ने अपने रूलर्स को, अपने उनको जो भी अपना रूलर पसंद है उनको इलेक्ट कर दिया अपनी ओपिनियन से, है ना। उन्होंने इलेक्ट तो कर दिया, किस में? नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज में, लोकसभा, राज्यसभा, वट एवर पोजिशन के उनको इलेक्ट कर दिया। बट दोज हु इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पर जिनको असलियत में लोगों ने इलेक्ट किया, दे आर नॉट रियली द रूलर्स। जिनको हमने इलेक्ट किया वो रूलर्स हैं ही नहीं, मतलब हमने इलेक्ट तो किया ना, है ना। सो दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन। जिनको हमने इलेक्ट किया वो फाइनल डिसीजन तो ले ही नहीं सकते। द पावर टू टेक द फाइनल डिसीजन इट रेस्ट विद द आर्मी एंड जनरल परवेज मुशर्रफ। तो एट द एंड जो है, अगर मैं कंक्लूजन दूंगी ना, तो ये दूंगी कि वहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक था। चाहे इलेक्शंस हो रहे थे पर फिर भी माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड था वहाँ पर, इसलिए मैं कहूँगी कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक है ही नहीं, राइट। सो दिस हैपन्स इन मेनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज। डिक्टेटर्स एंड मोनार्कीज का मतलब है नॉन डेमोक्रेटिक, जहाँ पर इलेक्शंस नहीं होते या होते हैं उसके बावजूद भी शायद नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर माल प्रैक्टिसेस यूज़ होते हैं। माल प्रैक्टिसेस की वजह से जो ट्रांसपेरेंसी नाम की जो चीज़ होती है, मतलब इट्स अ मीन टू एग्जामिन, वो रहता नहीं है वहाँ पर, राइट। तो ये जो कंसेप्ट है ये आगे का है, तो अभी तक तो इतना ही सही है। So they formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected, है ना। वहाँ पर पार्लियामेंट होगा, गवर्नमेंट होगा, इंस्टीट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सब कुछ होगा वहाँ पर, लेकिन जो रियल पावर है इट इज़ विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड, वो उनके पास है जिनको हमने इलेक्ट किया ही नहीं है। सो इन द लास्ट चैप्टर, मतलब फर्स्ट चैप्टर, वी रेड अबाउट द रोल ऑफ USSR। अब USSR होता क्या है? USSR का मतलब है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो आज अगर USSR को देखा जाए तो रशिया, है ना, USSR का मतलब है रशिया। तो पहले हम रशिया को USSR बोलते थे। सो दैट वाज, ये कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 लाइन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये फर्स्ट चैप्टर में है, तो हमें वो चैप्टर पढ़ना ही नहीं है अभी। So here the real power was with some external powers and not with locally elected representatives. This cannot be called people's rule. तो as per the definition, तो conclusion यहाँ पे आ गया। As per the definition, democracy है क्या? democracy वो है जहाँ पर लोग elect करेंगे उस रूलर को और लोग ही रूल करते हैं उस रूलर को, बिकॉज लोगों के सारे विशेस को फुलफिल करने हैं। और जहाँ पर ऐसा नहीं होता वो डेमोक्रेटिक है ही नहीं, वो नॉन डेमोक्रेटिक है, मोनार्की है, या कुछ भी हो सकता है, राइट। तो सबसे पहला फीचर है क्या?
सबसे पहला फीचर ये है, दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर दैट इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन ऑफ मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोस इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये कहते हैं कि एक डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन है, मतलब अब बस ये तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, मतलब ये फाइनल जो डिसीजन आता है वो किन के हाथों में होना चाहिए, वो तो मेकिंग कोई सा भी डिसीजन बनाने के लिए वो उनके हाथों में होना चाहिए जिनको हम लोगों ने इलेक्ट किया। और यहाँ पर कौन लोग हैं, वी वेरी वेल नो, लिमिटेशन होता है 18 से ऊपर या फिर 18, राइट। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट। तो ये है हमारा फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। सो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए आया या फिर क्वेश्चन आया कि राइट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो आगे जितने भी मतलब 4 होंगे तो फोर्थ उन चारों में से सबसे पहला फीचर यही है। अगर इसको प्रूव करने के लिए बोला तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ, पाकिस्तान, इसका पूरा एग्जाम्पल तुम्हें डिटेल में लिखना होगा, एंड दैट अगर तुम पूरा लिखोगे देन ओनली यू आर गोइंग टू स्कोर फुल मार्क्स। So in the next video we are going to study free and fair electoral competition.